हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है कोरोजन। देखिए बेटा, कोरोजन क्या होता है। आप किसी भी मेटल को अगर एटमॉस्फेयर में रख देते हैं और मेटल सरफेस अगर उसकी रफ हो जाती है तो उसको हम बोल देते हैं कोरोजन। जैसे आयरन है, बाहर रखा रहता है आयरन, उस पर जंग लग जाता है, रस्टिंग हो जाती है उसकी, तो ये फिनोमिना क्या होती है, कोरोजन। तो हम क्या लिखेंगे, एटमॉस्फेयर में रखा हुआ मेटल अगर रफ हो जाता है तो ये फिनोमिना क्या होती है, कोरोजन लिखेंगे। इन एटमॉस्फेयर metal surface become rough. In atmosphere metal surface become rough. In atmosphere metal surface become rough. This phenomena is known as corrosion. इस फिनोमिना का नाम क्या होता है, कोरोजन। तो मेटल सरफेस है, ये रफ हो जाती है एटमॉस्फेयर में, तो इस प्रोसेस का नाम क्या होगा, कोरोजन। जैसे हम बात करें कॉपर को अगर आप एटमॉस्फेयर में रख देते हैं तो कॉपर की सरफेस है वो ग्रीन हो जाती है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। ठीक है, तो ये प्रोसेस क्या होती है, कोरोजन है। तो हम लिख सकते हैं इन एटमॉस्फेयर कॉपर सरफेस बिकम रफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट। हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट के फॉर्मेशन के कारण कॉपर सरफेस होती है रफ हो जाती है, तो ये फिनोमिना भी क्या होगी, कोरोजन। और एक तो आप जानते हो रस्टिंग ऑफ आयरन, और एग्जांपल लिखूं, रस्टिंग ऑफ आयरन इसकी रस्टिंग है, ये भी क्या होती है, कोरोजन। और बेटा अगर मैं बात करूं रस्टिंग ऑफ आयरन, तो एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना होती है। किस टाइप से इलेक्ट्रोकेमिकल होती है उसको हम देखने वाले हैं। तो लिख लेना, इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना। ठीक है, नोट कीजिए। तो हम पढ़ रहे हैं कोरोजन क्या होता है, मेटल सरफेस अगर एटमॉस्फेयर में रखने पे वो रफ हो जाती है तो कोरोजन है। और जैसे इन एटमॉस्फेयर कॉपर सरफेस बिकम रफ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट एंड सिमिलर रस्टिंग ऑफ आयरन। और रस्टिंग ऑफ आयरन है, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। किस टाइप से इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना देखिएगा, आपको बता रही किस टाइप से आयरन है उसके ऊपर रस्टिंग होती है। रस्टिंग ऑफ आयरन की बात कर रहे हैं, देखिएगा। मनिए ले लिया आपके पास में, ये एक आयरन है, आयरन का एक प्लेट ब्लॉक मान लेते हैं। ये आयरन है, ठीक है। यहां पे बनेगी इसकी एटमॉस्फेरिक लेयर, यहां पे Fe है, ये कन्वर्ट हो जाता है Fe+2 के अंदर, और मॉइस्चर से आपको मिलता है H+ आयन और O2, ये मिलेगी। किस टाइप से मिलेगी, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एंड एयर, इन एटमॉस्फेयर मॉइस्चर एंड एयर इज प्रेजेंट। और बेटा मॉइस्चर में क्या प्रेजेंट है, वाटर। एयर से क्या मिलता है आपको, कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपस में रिएक्ट करके फॉर्मेशन करते हैं कार्बोनिक एसिड, और ये ब्रेक हो जाता है 2H+ आयन और CO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता, O2 प्रेजेंट होता, तो यहां से किसका फॉर्मेशन होगा, H+ आयन मिल जाएगा, साथ में क्या होगा, O2। ठीक है, तो ये बेटा एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस होती है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है। बेटा आप देखते हो आयरन बाहर रखा है, उस पर रस्टिंग हो जाती है, आप थोड़ी ना करके आते हो,
ऑटोमेटिक होती हो तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और आप ये जानते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है वहां पे गिब्स फ्री एनर्जी चेंज है वो नेगेटिव होगा, और गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव कब होता है? जब सेल का ईएमएफ पॉजिटिव आता है। देखो कैसे, तो यहाँ पे दो प्रोसेस होगी, एक तो एनोड और दूसरी कैथोड। तो यहाँ पर ये जो आयरन ब्लॉक है एक्ट एज एनोड, एक्ट एज एनोड, ये एनोड की तरह बिहेव करेगा। एंड एटमॉस्फेरिक लेयर एक्ट एज कैथोड, ये कैथोड की तरह बिहेव करती है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं हाफ रिएक्शन एनोड पे होती है, हाफ रिएक्शन कैथोड पे होती है। रिएक्शन एट एनोड, एट एनोड, रिएक्शन एट एनोड। देखो एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, Fe ये कन्वर्ट होता है फेरस आयन के अंदर बाय रिमूवल ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन। और अगर इसका यहां पर पोटेंशियल देखते हैं तो यहां पर आता है 0.44 वोल्ट। क्लियर हुआ? ऐसे ही हाफ रिएक्शन एट कैथोड, एट कैथोड, कैथोड के ऊपर रिएक्शन देखते हैं। तो बेटा कैथोड पे देखोगे आप क्या है, यहां पर फेरस आयन है, सॉरी कैथोड एटमॉस्फेरिक लेयर है, यहां पर एटमॉस्फेरिक लेयर है, ये इसके साथ में रिएक्ट करती है। तो यहां पे देखो क्या होगा, 2H प्लस हाफ O2, 2 इलेक्ट्रॉन है, इसको गेन करेगा और कन्वर्ट हो जाता है H2। यहां पे इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन। और इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है यहां पे हम देखते हैं ये आता है 1.23 वोल्ट, ये रिडक्शन पोटेंशियल। अगर बात करें ओवरऑल सेल रिएक्शन की, कि ओवरऑल सेल रिएक्शन के अंदर क्या हो, ओवरऑल सेल रिएक्शन, ओवरऑल सेल रिएक्शन, बात करते हैं ओवरऑल सेल रिएक्शन। ऐड कर दो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, Fe प्लस 2H प्लस हाफ O2 कन्वर्ट इन फेरस आयन प्लस वाटर, ये होगा। और ये वाली कंप्लीट सेल रिएक्शन है, एक टाइप से सेल रिएक्शन ही बोल सकते हैं उसको, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। तो यहां पर हम इसको देख रहे हैं एक टाइप की रेडॉक्स रिएक्शन है। यहां पे हम देख रहे हैं सेल है, इसके लिए ई नॉट सेल, इस सेल के लिए ई नॉट सेल। तो हमने पढ़ा था ई नॉट सेल होता है ई नॉट रिडक्शन एट कैथोड माइनस ई नॉट रिडक्शन एट एनोड। कैथोड के अंदर आपको देखो रिडक्शन पोटेंशियल आपको गिवन है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर रखा है, तो यहां पे जो पोटेंशियल गिवन है वो कौन सा गिवन होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। एंड वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल इज 1.23 माइनस at anode oxidation take place, and given potential is oxidation potential, but we required reduction potential, that's when side must be changed. Minus 0.44 solid, 1.23 plus 0.44 1.67 वोल्ट। और हमने ये देखा कि ई नोट सेल है, ये पॉजिटिव है, और ई नोट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो आप ये जानते हो गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव। तो यहां पे ई नोट है, उसकी वैल्यू क्या आ गई ओवरऑल सेल के लिए पॉजिटिव, तो डेल्टा जी नोट इसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और प्रोसेस कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस। इट मींस रस्टिंग ऑफ आयरन इज स्पॉन्टेनियस फिनोमिना, ये लिख सकते हैं, तो मैं लिख देता हूं रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन is spontaneous phenomena, spontaneous phenomena, rusting of iron is spontaneous phenomena, spontaneous phenomena, ठीक है। और अल्टीमेटली फेरस आयन फॉर्म रस्ट इन एटमॉस्फेरिक, इन एटमॉस्फेरिया, इन एटमॉस्फेरिक लेयर, ठीक है। तो लिख सकते हैं ये भी अल्टीमेटली फेरस फॉर्म रस्ट, अल्टीमेटली फेरस फॉर्म रस्ट इन एटमॉस्फेयर। थ्रू फॉलोइंग फिनोमिना, थ्रू फॉलोइंग फिनोमिना। एक फिनोमिना बता रहे जिसके थ्रू ये क्या कर लेता है, रस का फॉर्मेशन करता है। देखो यहां पे क्या होगा,
Fe+2 है, यहाँ पे आता है हाफ O2, मॉइस्चर प्रेजेंट होती है इसके अंदर, वाटर का फॉर्मेशन होता है H2, ठीक है। 2Fe+2 ले लेता हूं मैं, यहाँ पर फॉर्मेशन होगा, यहाँ पे O2 लिख देता हूँ, बैलेंस अपने से भी कर सकते हो। यहाँ पे क्या होगा Fe2O3 प्लस 2H+i, फिर ये एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर है उससे रिएक्ट करेगा और फॉर्मेशन होता है Fe2O3.XS2, और बेटा ये वाला होता है आपका रस्ट। तो कई बार तो बेटा मेडिकल के अंदर फॉर्मूला भी पूछा गया था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ रस्ट। तो रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है Fe2O3.XS2। एक बार फिर मैं शॉर्ट में इसको रिपीट कर रहा हूं। हम पढ़ रहे रस्टिंग ऑफ आयरन, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल फिनोमिना है। ये आयरन है, ये क्रेक आयरन मान लेते हैं जहां पे मॉइस्चर इजीली रुक जाए। तो जो एटमॉस्फेरिक लेयर है वो कैथोड की तरह बिहेव करती है, और जो आयरन आपका एनोड की तरह बिहेव करेगा। तो एनोड पे क्या होगा ऑक्सीडेशन, कैथोड पे होगा रिडक्शन। इसके स्टैंडर्ड पोटेंशियल हमें पता है। तो इससे देखा कि ओरल सेल रिएक्शन में इनोड सेल है उसकी वैल्यू क्या आ गई पॉजिटिव। इनोड सेल की वैल्यू जो पॉजिटिव होते हैं फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होगा, और जहां पर भी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव आता है वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होती है। क्लियर। तो उसके बाद में हमने देखा कि रस्टिंग है ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, और अल्टीमेटली फेरस फॉर्म रस्ट इन एटमॉस्फेयर थ्रू फॉलोइंग फिनोमिना। इस फिनोमिना के थ्रू O2 और वाटर है, इसे रिएक्ट करके Fe2O3 बनाता है, जो मॉइस्चर है उसे रिएक्ट करके Fe2O3XS2 बनाता है। ये होता है आपका रस्ट। इसको नोट कीजिए। उसके बाद में हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर है वो रस्ट के फेवर में होते हैं, और कौन से फैक्टर ऐसे होते हैं जिसके थ्रू हम रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, नोट कीजिए इसको। नोट कर लिया। तो ये था बेटा रस्टिंग, और इसमें कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं लिखेंगे। फेवरिंग फैक्टर, फेवरिंग रस्टिंग, फैक्टर इन फेवर ऑफ रस्टिंग। यहां से बेटा इंपॉर्टेंट है, नीट एग्जाम के अंदर अक्सर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है यहां से। ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, क्या होता है Fe2O3XS2। आगे देखिएगा, फैक्टर फेवरिंग रस्टिंग। नेक्स्ट है फैक्टर फेवरिंग रस्टिंग। फैक्टर फेवरिंग रस्टिंग, रस्ट है उसको कौन कौन से फैक्टर फेवर करते हैं। तो पहले लिख रहा हूं हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। पहला है हाई रिएक्टिविटी, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, बेटा मेटल उसकी रिएक्टिविटी हाई होती है तो उसमें रस्टिंग होने की फिनोमिना भी ज्यादा होगी, क्योंकि रिएक्टिविटी हाई होगी तो इजीली ऑक्सीडाइज हो जाता है। जैसे मैं बात करूं सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, अगर इनकी बात करें तो इनमें जनरली रस्टिंग नहीं होती है। क्यों नहीं होती रस्टिंग? क्योंकि इसके लिए ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बहुत कम होता है, इसकी रिएक्टिविटी बहुत ही कम होता है। तो पहले क्या होगा, हाई रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। ठीक है। सेकंड, क्या वहां पर मॉइस्चर और एयर नहीं हो? मॉइस्चर और एयर नहीं हो तो क्या रस्टिंग पॉसिबल है? क्या नहीं पॉसिबल होगी, क्योंकि वैक्यूम के अंदर तो रस्टिंग होती ही नहीं है। तो सेकंड है प्रेजेंस ऑफ, नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, इसकी प्रेजेंस ये भी रस्टिंग के फेवर में होती है, क्योंकि इन वैक्यूम, क्योंकि एटमॉस्फेरिक लेयर बनेगी नहीं इसके बिना। इन वैक्यूम रस्टिंग डज नॉट पॉसिबल। इन वैक्यूम रस्टिंग इज डज नॉट पॉसिबल। ठीक है, रस्टिंग पॉसिबल ही नहीं है। थर्ड, पहला आपको बताया रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, दूसरा प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड एयर, थर्ड है इंप्योरिटी ऑफ मेटल। इंप्योरिटी ऑफ मेटल, मेटल इसकी इंप्योरिटी की भी बात करते हैं। एक तो प्योर आयरन है
और एक बेटा इम्प्योर आयरन है। तो प्योर आयरन है उसकी रस्टिंग इजी नहीं होती। रस्टिंग ऑफ प्योर आयरन इज नॉट सो इजी। रस्टिंग ऑफ प्योर आयरन इज नॉट सो इजी। प्योर आयरन है उसकी रस्टिंग इजी नहीं होती, ठीक है। ऐसे ही प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, फोर्थ लिखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स है उसकी प्रेजेंस। बेटा मैं ये मान लेता हूं एक तो प्योर वाटर है, एक सेलाइन वाटर है, तो रस्टिंग को कौन फेवर करेगा? सेलाइन वाटर है, इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जबकि प्योर वाटर उसमें इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट नहीं होंगे। जैसे सेलाइन वाटर उसमें सॉल्ट वगैरह प्रेजेंट हो तो एक टाइप से इलेक्ट्रोलाइट की तरह ही बिहेव करते हैं। तो ये लिख सकते हैं रस्टिंग इज मोर फेवरेबल इन सेलाइन वाटर एज कंपेयर टू प्योर वाटर। लिखेंगे रस्टिंग इज मोर फेवरेबल in saline water as compared to pure water। तो रस्टिंग इज मोर फेवरेबल इन सेलाइन वाटर एज कंपेयर टू प्योर वाटर। प्योर वाटर की कंपैरिजन में जो सेलाइन वाटर है उसके अंदर रस्टिंग इजी होती है। क्लियर हो गया? एक और बता सकते हैं रफनेस ऑफ मेटल सरफेस। रफनेस ऑफ मेटल सरफेस है उसकी रफनेस। बेटा एक तो ये मान लेते हैं स्मूथ सरफेस है और एक रफ सरफेस है या क्रैक हुई सरफेस है। तो आपको पता है जब एटमॉस्फेरिक लेयर बनेगी तो मॉइस्चर और एयर वहां पर आकर रुकेंगी तभी तो एटमॉस्फेरिक लेयर बनेगी ना, तभी तो कैथोडिक प्रोसेस होगी। तो अगर वहां पे रफ सरफेस है तो वहां पे इजीली हो जाएगा, अगर स्मूथ सरफेस है तो वहां पे इजी नहीं होता, ठीक है। तो ये फैक्टर फेवरिंग रस्टिंग। एक बार फिर से बता देते हैं कौन कौन से फैक्टर कर रहे हैं। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल की रस्टिंग की फिनोमिना प्रोसेस ज्यादा होती है, ज्यादा फेवरेबल होता है। दूसरा मॉइस्चर और एयर के बिना एटमॉस्फेरिक लेयर ही नहीं बनेगी, यानी वैक्यूम हो तो वहां पर रस्टिंग पॉसिबल ही नहीं होगी। और मेटल अगर इम्प्योर है तो वहां पर रस्टिंग इजिली होती है एज कंपेयर टू प्योर मेटल। इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट है तो वहां पर रस्टिंग को ही फेवर करते हैं, क्योंकि सेलाइन वाटर उसमें रस्टिंग है वो प्योर वाटर की कंपैरिजन में ज्यादा होगी। और मेटल की सरफेस जितनी ज्यादा रफ होती है रस्टिंग की प्रोसेस उतनी इजीली हो जाती है, ठीक है। तो ये था फैक्टर फेवरिंग रस्टिंग। उसके बाद हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, और मोस्टली जो क्वेश्चन पूछा गया है वो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग से आता है। लिखेंगे प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। इसको नोट कर लिया? तो नेक्स्ट बताते हैं प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग कि रस्टिंग है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रिवेंट करते हैं। देखिएगा प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, रस्टिंग को कौन कौन से फैक्टर प्रिवेंट करते हैं? तो प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, जिसमें पहला हम लिख सकते हैं बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, देखिए बैरियर प्रोटेक्शन क्या होता है। ये मान लो आपके पास में आयरन है या कोई भी मेटल है, उसको प्रिवेंट करना है किससे? रस्टिंग से। तो वहां पर आप ऑयल या पेंट है उसकी फिल्म लगा दो उसके ऊपर, ठीक है। ऑयल और पेंट है उसकी फिल्म को यूज में करके रस्टिंग को बचा सकते हैं। जैसे हम ये भी देखते हैं घर के अंदर
जैसे ही हमने ये मान लो कि अपना दरवाजा है, ये मान लो गेट लगाया आपने, लोहे का गेट लगाया, तो उस पर हम क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। पेंट करने से क्या होगा, वो सुंदर तो दिखाई देगा ही, साथ साथ में उसकी प्रोटेक्शन हो जाएगी किससे, रस्टिंग से। तो लिखेंगे थिन फिल्म ऑफ ऑयल एंड पेंट यूज्ड। इसका बैरियर बन जाएगा। ऑयल और पेंट है वो क्या होगा, मेटल और एटमॉस्फेरिक लेयर है उसके बीच में आ जाएगा, एक बैरियर बना देगा जिससे वहां पर प्रोसेस होगी नहीं। दूसरा आप ये भी कर सकते हो बाय प्लेटिंग ऑफ नॉन कोरोजिव मेटल। जैसे नॉन कोरोजिव मेटल होता है, टिन है, क्रोमियम है, ये नॉन कोरोजिव होते हैं, इस पर रस्टिंग नहीं होती है, तो इनकी प्लेटिंग करके सेकेंड लिख सकते हैं इसी के अंदर, बाय प्लेटिंग ऑफ नॉन कोरोजिव मेटल लाइक क्रोमियम, टाइटेनियम भी आता है इसके अंदर, या टिन लिख देता हूं, टिन भी होता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या करो, इस पे या तो ऑयल लगा दो या फिर क्या लगा दो, पेंट, या नॉन कोरोजिव मेटल, क्रोमियम या टिन है, इसको यूज में लेकर। एक होता है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। देखो ये क्या होता है, दूसरा पेन लेता हूं मैं। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, देखिए सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन के अंदर क्या होता है, यहां पर प्लेटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल, यहां पर मोर रिएक्टिव मेटल उसकी प्लेटिंग कर देते हैं, प्लेटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल। जैसे बेटा आपके पास में मान लेते हैं आयरन है, ये आयरन है, आयरन ब्लॉक, जिंक है वो इसकी कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है, तो यहां पर आपने इसके ऊपर प्लेटिंग कर दी, किसकी, जिंक की। इसको गैल्वेनाइजेशन ऑफ मेटल भी बोल सकते हो, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन। तो यहां पर जिंक में और इसमें देखेंगे मोर रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक, तो जिंक का क्या बन जाएगा यहां पर, एनोड, जिंक एक्ट एज एनोड, ये एक्ट एज एनोड। तो यहां पर ये मेटल है, ये किसकी तरह बिहेव करेगा, कैथोड। तो जब तक आयरन है इसका ऑक्सीडेशन नहीं होगा, जब तक ये एनोड की तरह बिहेव नहीं करेगा तब तक इसकी रस्टिंग पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है। और इस फिनोमिना का नाम गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन भी बोल देते हैं, गैल्वेनाइजेशन ऑफ Fe लिख देता हूं आयरन, गैल्वेनाइजेशन ऑफ Fe। या एक टाइप से आप ये कह सकते हो अलॉय होता है, अलॉय के अंदर रस्टिंग नहीं होती क्योंकि वहां पर सेल रिएक्शन इंटरनल होती, तो लिख लेंगे alloy आर नॉट इजिली रस्टेड बिकॉज इन alloy सेल रिएक्शन टेक प्लेस इंटरनली, ठीक। तो बेटा सैक्रिफिशियल मेटल क्या, इसने सैक्रिफाइस किया है, किसने, जिंक ने, जिंक ने सैक्रिफाइस किया है क्योंकि इसकी प्लेटिंग कर दोगे तो जिंक मोर रिएक्टिव है, तो इससे क्या होगा, गैल्वेनाइजेशन ऑफ आयरन होगा। या इसमें कि मैं थ्योरी में लिखना चाहूं तो यहां पर हम क्या करते हैं, प्लेटिंग ऑफ जिंक ऑन आयरन सरफेस, प्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल, प्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन सरफेस ऑफ आयरन, प्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल, जिंक मेटल की प्लेटिंग करते हैं किसके ऊपर, आयरन के सरफेस पे। कोरोजन ऑफ अलॉयज आर नॉट इजी क्योंकि वहां पर सेल रिएक्शन है वो इंटरनली होती है, जबकि सरफेस पे होगी ना तो बेटा तभी तो होगा ना कोरोजन। तो लिख देना alloys are not easily rusted because in alloys
सेल रिएक्शन टेक प्लेस इंटरनली, उसके अंदर ही सेल रिएक्शन होती है, जब तक सरफेस पे नहीं होगा तब तक कोरोजन होगा नहीं। सेल रिएक्ट बिकॉज इन अलॉयज सेल रिएक्शन टेक प्लेस इंटरनली, उसके अंदर ही सेल रिएक्शन हो जाती है। ठीक है, तो दो मेथड बताए और बता रहे हैं अभी। बैरियर प्रोटेक्शन में क्या करते हैं, कोई भी मेटल उसके ऊपर फिल्म लगा देते हैं, किसकी, ऑयल और पेंट की, या नॉन कोरोसिव मेटल है उसकी रस्टिंग कर देते हैं। सैक्रिफिशियल में उससे हाईली रिएक्टिव मेटल है उसकी प्लेटिंग कर देते हैं। जैसे गैल्वेनाइजेशन में क्या होता है, प्लेटिंग ऑफ जिंक मेटल ऑन सरफेस ऑफ आयरन। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लिया। इसके बाद में बताते हैं कैथोडिक प्रोटेक्शन, कि कैथोडिक प्रोटेक्शन है ये क्या होती है, या इसी को इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोला जाता है। जैसे बेटा मैंने ये मान लिया कि स्मॉल आपके पास में ब्लॉक है, इस पर तो आपने प्लेटिंग कर दी है। ये मान लो कि अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, जो ये मान लो समुद्र से भी होकर जा रही है, बहुत बड़ी पाइपलाइन है, तो वहां पर तो पॉसिबल नहीं है ना कि पूरी पाइपलाइन के ऊपर आप रस्टिंग करो, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो वहां पर हम कैथोडिक प्रोटेक्शन काम में लेते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन भी बोल देते हैं। तो हेडिंग लिखेंगे कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। थर्ड वन है कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। कैथोडिक प्रोटेक्शन, थर्ड वन कैथोडिक प्रोटेक्शन ऑब्लिक इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन। जैसे मैंने ये मान लो कि आयरन इसकी पाइपलाइन है, ये एफी आयरन पाइप है, ये मान लिया। अब ये बहुत बड़ा अंडरग्राउंड पाइपलाइन है, इसके ऊपर प्लेटिंग तो पॉसिबल नहीं होती, इसलिए हम क्या करते हैं, एक वायर के थ्रू जिंक मेटल इससे कनेक्ट कर देते हैं, इसको जिंक मेटल से कनेक्ट कर दिया। तो बेटा जब इस पाइपलाइन को जिंक मेटल से कनेक्ट किया आप, तो आपको ये पता है दोनों में मोर रिएक्टिव कौन सा होता है, जिंक, तो एक्ट एज एनोड। तो आपको जिस भी मेटल को कोरोजन से बचाना, तो उस मेटल के साथ में ऐसा मेटल कनेक्ट कर दो जो उसकी कंपैरिजन में मोर रिएक्टिव है। तो ये तो एनोड की तरह बिहेव करेगा, और यहां पर आयरन है, ये एक्ट एज कैथोड। तो कैथोड बन गया, तो कैथोड के ऊपर तो ऑक्सीडेशन पॉसिबल ही नहीं होता, वहां पर तो रिडक्शन होगा। तो यहां पर इसका क्या होगा, रस्टिंग नहीं होगी, ये कह सकते हो। और आप ये लिख सकते हो, अंडरग्राउंड पाइपलाइंस आर प्रोटेक्टेड थ्रू दिस मेथड, अंडरलाइन पाइपलाइन प्रोटेक्टेड थ्रू दिस मेथड। अंडरग्राउंड पाइपलाइन आर प्रोटेक्टेड थ्रू दिस मेथड। ठीक है, ये बेटा आप ऐसे एंटीरस्ट सॉल्यूशन उसको यूज में ले लो, बाय यूजिंग एंटीरस्ट सॉल्यूशन लिखो। फोर्थ है बाय यूजिंग एंटीरस्ट, बाय यूजिंग एंटीरस्ट सॉल्यूशन। बाय यूजिंग एंटीरस्ट सॉल्यूशन। ठीक है, और ये वाला सॉल्यूशन कौन सा होता है, एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट है, सल्फेट है, ये होगा एल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ फॉस्फेट, सल्फेट, कार्बोनेट एसेट्रा। ठीक है, फॉस्फेट, सल्फेट, बोरेट, इनका जो
एल्कलाइन सॉल्यूशन है, ये एंटी रस्ट होता है। तो ये था बेटा कोरोजन। एक लाइन में मैं दोबारा से बता देता हूँ या शॉर्ट में दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। रस्टिंग क्या होती है, कोरोजन क्या होता है, मेटल की सरफेस है जब उसको एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में आती है तो वहां पर वो रफ हो जाती है। उसका जैसे कॉपर की एक क्यों रस्ट हो जाती है, वो क्यों रफ हो जाती है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड और कार्बोनेट, इसलिए वो ग्रीन कलर की भी हो जाती है। ऐसे आयरन में रस्टिंग होती है। तो आयरन की रस्टिंग में आयरन है वो एनोड की तरह बिहेव करता है और एटमॉस्फेरिक लेयर है वो कैथोड की तरह बिहेव करती है। ओरल सेल रिएक्शन के बेसिस पे इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल हमने देखा तो पॉजिटिव आ रहा था, तो हम ये कह सकते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव है, और जहां पर भी फ्री एनर्जी चेंज नेगेटिव होता प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। क्लियर हो गया? फिर आपको कौन कौन से फैक्टर उसके फेवर में होते हैं और कौन कौन से फैक्टर उसको प्रिवेंट करने के काम में आते हैं। तो प्रिवेंशन वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप प्रिवेंशन में क्या करते हो, या तो पेंट लगा दो या ऑयल लगा दो, बीच में एक लेयर बन जाएगी। दूसरा, प्लेटिंग ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल या कैथोडिक प्रोटेक्शन कर लो, या फिर एंटी रस्ट सॉल्यूशन काम में लेते हैं। तो ये था बेटा आपका कोरोजन। वैसे मैं बता देता हूँ आपके लिए चैप्टर ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो चुका है, लेकिन मैं एक पॉइंट और बताऊंगा आपको, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, ठीक है, और बहुत सारी बुक्स के अंदर इस पे क्वेश्चन भी दे रखे हैं, तो हम कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन और पढ़ेंगे, ठीक है। तो जो भी पढ़ा है उसको थ्योरेटिकल पोर्शन था बेटा, एक बार पढ़ लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन के साथ में। ऑल द वेरी बेस्ट।